हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो 10 में 10 16। आज भी एपीजीपी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के 10 सवाल और करेंगे, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एन सच दैट ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अभी सबसे पहली बात, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है भाई? अंडर रूट ऑफ ए बी। दो नंबर हैं तो दो नंबर के प्रोडक्ट का रूट मतलब स्क्वायर रूट। तीन नंबर हैं तो तीन नंबर के प्रोडक्ट का क्यूब रूट। चार नंबर हैं तो चार नंबर के प्रोडक्ट का फोर्थ रूट। मतलब जितने नंबर है उनका प्रोडक्ट और उतना ही रूट, वो कहलाता है जी। ठीक है, तो यही टेक्निक हमें यहाँ लगानी है। तो हमें बोल रहा है भाई कि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस बी की पावर n क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए? रूट ए बी के बराबर होना चाहिए, राइट? अब the best way to solve this question is try options. Alright, so let us try options. Option A try करते। तो n की जगह मैंने हाफ रखा, n की जगह हाफ रखा तो a की पावर क्या आएगा? 3/2 प्लस b की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से रूट ए बी आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो रूट ए भी नहीं बचेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोलता है भाई n को 1 रखना है। n को 1 रखना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो नॉट द आंसर, इसमें भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन पे जाते हैं। तो सी ऑप्शन बोलता है माइनस हाफ। अभी a की पावर माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है? हाफ। b की पावर माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है? हाफ। डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस हाफ और b की पावर माइनस हाफ। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम है, खाली नेगेटिव आ रहा है। तो इसको हो सकता है हम सिंप्लीफाई कर पाए तो a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ अपॉन, अभी तुम्हें पता है व्हाट इज a की पावर माइनस हाफ? इट इज 1 अपॉन a की पावर हाफ, राइट? एंड व्हाट इज b की पावर माइनस हाफ? इट इज 1 अपॉन b की पावर हाफ। अब अगर आप इसमें एलसीएम ले तो ऊपर तो आ रहा है आपके पास a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, नीचे क्या आ रहा है एलसीएम लेने पे? a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ अपॉन a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ, ये आ रहा है। अब देख सकते हो कि ये और ये तो कैंसिल हो गया और ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा? ऊपर। तो a की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ बच रहा है, जिसको हम रूट ए भी बोलते हैं, क्योंकि पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के सवाल को ऑप्शन से करना चाहिए। इसी में अरिथमेटिक मीन भी पूछ सकता था, ठीक है, जो कि a प्लस बी बाई टू होता है। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है इफ x इज इक्वल टू, अभी उसने एक सीरीज दी है x की जहां पे लिखा है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये इनफाइनाइट जीपी है, ये इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है, ये हमें पता है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर है। तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसके लिए a कितना है? 1, ठीक है, और r कितना है? 1/3। तो 1 अपॉन 2/3 आ गया। 1 अपॉन 2/3 उल्टा करेंगे क्या हो गया? 3/2। यानी x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, राइट? नाउ लेट्स सी y। y क्या दिया है? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस एंड सो, मतलब वहां 1/3 था, यहाँ 1/4 है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी इनफाइनाइट जीपी हो गई भाई, तो इसमें भी सेम चीज लगानी है हमें। तो इसका जो सम हुआ a हो गया 1 और r हो गया 1/4। तो अब की बार मेरे पास 1 अपॉन 3/4 आएगा। व्हाट इज 1 अपॉन 3/4? इट इज 4/3। तो मेरे को x मिल चुका है, y मिल चुका है, वो मेरे से पूछ रहा है xy, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy? xy की क्या वैल्यू आई भाई? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ये देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, द आंसर इज 2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए व्हिच इज 2। तो हमें ये नहीं सोचना है एक्स वाई कैसे निकालेंगे, अरे एक्स निकालेंगे वाई निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। फिर से इनफाइनाइट जीपी, उसका सम कितना दे रखा है? 15। ठीक है, तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दे रखा है 50, जो कि आपको पता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे जीपी नहीं दे रखी, तो जीपी हम मान लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड जीपी, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमने अपनी जीपी मान ली, स्टैंडर्ड जीपी। ठीक है, अब वो बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स इज 45। अभी क्या करना है आपको? इन्हीं टर्म्स का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4 एंड सो ऑन, ये आएगा स्क्वायर करने पे। हर टर्म का स्क्वायर करना है। अगेन कैन यू सी दैट इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट जीपी? भाई अगर ये इनफाइनाइट जीपी थी तो फिर ये भी इनफाइनाइट जीपी ही है।
द ओनली डिफरेंस इज यहाँ कॉमन रेशियो r था, यहाँ कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो गया। देखो आप हर टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करते हो तो r स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीस टर्म्स इज 45, यानी ये तो s1 बोल देते हैं, s2 जो हुआ वो 45 दे रखा है, जो कि किसके बराबर होगा, इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है a स्क्वायर, और इसका कॉमन रेशियो कितना है r स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई कि नहीं है। पहली इक्वेशन तो ये हो गई ओरिजिनल सीरीज की, दूसरी इक्वेशन ये हो गई इस वाली सीरीज, दोनों इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। मुझे निकालना है r कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यानी r निकालना। तो r निकालने के लिए भाई क्या करना है, a को हटाना है। तो यहां से मेरे पास जो a की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r, उसको उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि मुझे a को हटाना है, ठीक है। तो विल आई गेट दिस 15 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर। देखो मैंने a की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, ये ठीक है, राइट। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225, ये 1 माइनस r का होल स्क्वायर नहीं खोल रहा मैं, लेकिन नीचे फैक्टराइज कर, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे के फैक्टर है 1 माइनस r 1 प्लस r, एक फैक्टर कट जाएगा, ये वाला, ये एक फैक्टर काट सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और चीज, ये 45 जो है और ये जो 225 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितने से कटेगा ये, 5 से। तो अब आपके पास क्या बचा भाई, 45 इज इक्वल टू 225 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट और नॉट, ओके। अभी इसको भी मैंने इससे काट दिया 5 बार, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर चला गया 1 प्लस r, इधर आ गया 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r, खोल दो भाई ब्रैकेट, 1 प्लस r 5 माइनस 5r, ठीक है। शिफ्ट करो इस तरफ, कितना आता है, 6r इक्वल टू 4, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r दैट वी गेट, 4 upon 6 यानी 2 upon 3. So the correct answer of this question is 2 by 3, which is option D. Option D is the correct answer, which is 2 by 3. Clear? ठीक है ना, 5r को इधर शिफ्ट करा और 1 को इधर शिफ्ट करा. So we are getting 6r equal to 4 यानी r equal to 4 by 6, so r equal to 2 by 3. Let's go to the next question, question number 4. If in an AP, अभी AP का सवाल है, Tn represents the nth term, if T7 is to T10 is 5 is to 7. T7 is 2 यानी अपॉन T10 का बराबर दे रखा है 5 by 7. अभी आपको पता है T7 क्या होता है, T7 A plus 6D होता है, राइट। T10 क्या होता है, A plus 9D होता है। तो ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, राइट। और हमसे पूछ रहा है T8 is to T11, हमसे पूछ रहा है T8 is to T11, मतलब मेरे को निकालना है A plus 7D डिवाइडेड बाय A plus 10D, ये निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को A और D में रिलेशन पता होना चाहिए, तो फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो भाई वो रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5a प्लस 9 5 45 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 6 42, कितना आ गया, ठीक है। 5a को इधर भेज दो, 42 को इधर भेज दो, 45 माइनस 42 3, 7 माइनस 5 2, तो 3d बराबर 2a आ गया कि नहीं आ गया, 3d बराबर 2a। अब ये जो 3d बराबर 2a मेरे पास आया है, इसको मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 2a की वैल्यू पता है, जबकि यहाँ पे a आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ताकि वो फालतू का फ्रैक्शन नहीं है। वैसे मैं a की वैल्यू 3d बाई 2 निकाल के यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन क्यों रखें, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a प्लस 14d डिवाइडेड बाई 2a प्लस 20d हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अभी 2a की वैल्यू कितनी है, देखो 3d यहाँ रखा, तो 3d प्लस 14d डिवाइडेड बाय 3d प्लस 20d, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर कितना आ गया भाई 17d, नीचे कितना आ गया 23d, d से d कैंसिल, आंसर कितना है 17:23, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 17:23। क्लियर है। सो ए और डी में रिलेशन लाके उसको दूसरे में रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ g बी द ज्योमेट्रिक मीन, वापस ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो अभी पीछे देखा था कि भाई ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दो नंबर्स का, वो अंडर रूट ऑफ AP होता है, राइट। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सवाल जनरल है, आपको a और b तो दे नहीं रखे, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, दो नंबर मान के उनका ज्योमेट्रिक मीन लिख लेते हैं, कोई भी दो नंबर, ऑलराइट। तो सिंपलेस्ट मतलब ऑब्वियसली हमें ऐसा मानना चाहिए ना जिसका प्रोडक्ट का रूट ले तो परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि मैंने मान लिया भाई कि a मेरा है 1, ठीक है, और b मेरा है 4, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि 1 और 4 का प्रोडक्ट 4 आएगा और 4 का ज्योमेट्रिक मीन 2 आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो g की वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ 1 इंटू 4 आएगी, विच इज 2। ये क्लियर है। तो मेरे पास a b और g तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इनको उठा के यहाँ रख देता हूँ, जो उसने पूछा है उसमें रख देता हूँ। तो अगर मैं इसमें रखूँ 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें अगर मैं वैल्यू डालूँ तो क्या आता है मेरे पास, 1 अपॉन जी स्क्वायर यानी 4, ए स्क्वायर यानी 1, ठीक है, 1 अपॉन जी स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर यानी 16, ये हुआ, दैट ओके।
अभी देखो 1/4 माइनस 1 कितना हुआ 3, और 1/4 माइनस 16 कितना हुआ -12। ये ठीक है। अभी यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो 12 आया, ऊपर आया 4, नीचे इधर आया 1, तो 3/12 आया, और 3/12 का मतलब 1/4, मतलब वो ऑप्शन आंसर होगा जिससे 1/4 आ रहा हो, वो ऑप्शन आंसर होगा जिससे 1/4 आ रहा हो। अभी मेरे को ऑप्शंस में किसकी वैल्यू डालनी है, जी की वैल्यू 2 पता है मेरे को, जी की वैल्यू 2 पता है, ठीक है। लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर ए। जी की वैल्यू 2 डाली तो 2 का स्क्वायर 4 आया, मेरे को 1/4 चाहिए, तो गलत, ठीक है। तो उसी रीजन से बी भी गलत, सी करेक्ट हो गया ना भाई, 1/4 देखो करेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल, आपने कोई भी दो नंबर मान ली, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के सीधा डाल दिया। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोडक्ट। अभी एक प्रोडक्ट निकालना है, 243 पहला नंबर है, उसके बाद लिखा हुआ है उसने 243 की पावर में 1/6, फिर नेक्स्ट नंबर में उसने 243 की पावर में लिखा है 1/36। अभी 36 देखो 1/6 का स्क्वायर होता है, 36 1/6 का स्क्वायर होता है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको एक चीज सबसे पहले इंडाइसिस में पढ़ रखी है कि भाई अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 243 की पावर, यहाँ पावर कितनी है देखो 1, तो 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब तो फट से याद आ गया कि भाई ये जो चीज है जो पावर में आ रही है वो इनफाइनाइट जीपी है, जो पावर में आ रही है वो इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम हमें पता है a/1 - r होता है, राइट। तो ये जो नीचे जो 243 है इसको तो छोड़ दो, ऊपर क्या लिखना है, a यानी फर्स्ट टर्म विच इज 1, r यानी कॉमन रेशियो विच इज 1/6, ठीक है ना। तो ये हो गया 243 की पावर 1/5/6, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 243 की पावर 6/5, इजंट इट। अब वापस इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट, 243 में अगर पावर में 1/5 लिखा हुआ है तो एक इंट्यूशन लगाएंगे कि भाई 243 किसी ना किसी नंबर की 5 पावर होगा, ठीक है। तो किसकी 5 पावर होता है, ये 3 की, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 5 की पावर 6/5, इसको 3 की पावर 5 लिख लिया, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 6 बचा विच इज 729, 3 की पावर 6 विच इज 729। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Clear? Option C is the correct answer. Let's go to the next question. Question number 7. If fifth term of a GP is cube root 3, अभी आपको एक GP का fifth term दे रखा है cube root of 3, ठीक है, GP है, और आपसे पूछा है what is the product of first 9 terms. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स पूछा है, मतलब T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, इनका प्रोडक्ट पूछा है, राइट। अब ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, ये भी एक स्टैंडर्ड ट्रिक, हमें ये दे रखा है भाई 9 टर्म्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए, अगर 9 टर्म्स में मिडिल टर्म ढूंढूंगा तो फिफ्थ टर्म आएगा, 9 टर्म्स का मिडिल टर्म फिफ्थ टर्म है कि नहीं। ऐसे सवाल में हमेशा आपको मिडिल टर्म ही दे रखा होगा, देखो फिफ्थ टर्म दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो ट्रिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी आपको कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए जीपी में तो आपको मिडिल टर्म दे रखा होगा। अब अगर मिडिल टर्म दे रखा है तो बहुत सिंपल सी बात है, जो ट्रिक है हमारी वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ n terms of a GP, product of n terms of a GP will be equal to what? It will be middle term, जो भी उन terms का middle term है, की power n. Product of n terms of a GP अगर चाहिए तो middle term की power n, that is it, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये तभी वर्क करेगा जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, वरना तो 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे, ठीक है, जबकि वो तो हमें क्वेश्चन में एक ही देगा, तो इसलिए वहां पे वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए तभी वर्क करेगा जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो, ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है अभी, अब तो सीधा सीधा हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा जो फिफ्थ टर्म है यानी मिडिल टर्म है उसकी पावर कितनी लेनी है मेरे को, 9, क्योंकि यहाँ पे 9 टर्म्स है, यानी मेरा आंसर जो आया वो इस ट्रिक से आ गया, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 9, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आ गया क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 9। क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब 3 की पावर 1/3 होता है ना, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, राइट। अभी ये 3 से ये 9 कटा 3 आया, तो 3 का क्यूब क्या आंसर है आपका 27। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 27। ये तो बात खत्म हो गई कि आंसर इसका 27 है, तो ये ट्रिक याद रखो, एग्जाम में ट्रिक ही लगा, लेकिन मान लो कभी भूल जाए तो कैसे करना है भाई। अब आपको पता है ये मिडिल टर्म है, राइट, तो आपने इसको ए मान लिया, मिडिल टर्म को ए मान लिया। अब तुम्हें पता है सीरीज जीपी है, जीपी में हर बार आर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये ए आर हो गया, ये ए आर स्क्वायर हो गया, ये ए आर क्यूब हो गया, ये ए आर 4 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। पीछे की तरफ चलेंगे तो आर डिवाइड हो जाएगा, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर 4, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हर बार आर मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट।
अब देखो अगर इन सबको तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो देखो ये R4 इस R4 से कट गया, आर क्यूब इस आर क्यूब से कट गया, आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट गया और आर इस आर से कट गया। तो बचा क्या? बचा बेसिकली a कितनी बार? 9 बार। और 9 बार अगर a को मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 9 आएगा। तो वही हमने किया है, हमने क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 9 कर दिया। सो द आंसर इज 27। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी बोल रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 8। आपको दे रखा है एक एपी की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें तीसरा और नवा टर्म इनका सम है 8। आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द एपी। 11 टर्म्स का सम कितना हो? अभी फिर से एक ट्रिक आ गई। क्या ट्रिक आ गई? हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, वो होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये होता है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स होता है एपी का। लेकिन एक चीज और आपको पता है कि ये जो फर्स्ट प्लस लास्ट है, इसमें कोई भी दो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स होंगे ना मिडिल, बिगिनिंग और एंड से, हम उनको ले सकते हैं। मतलब a प्लस एल की जगह हम सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ले सकते हैं। सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड का मतलब समझ में आता है क्या? मतलब शुरुआत और एंड से जो बराबर डिस्टेंस पे, जैसे शुरुआत से तीसरा और एंड से भी तीसरा, शुरुआत से पांचवा एंड से भी पांचवा, ऐसे टर्म्स का सम होगा तो भी वो a प्लस एल की जगह जा सकता है। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। तो अभी आप देखो ध्यान से जरा कि ये तीसरा टर्म है और ये नवा टर्म है और टोटल मेरे पास 11 टर्म्स है। सो लेट मी जस्ट राइट t1 t2 t3 t4 t5 एंड सो ऑन अप टू t9 t10 t11। ये मेरे 11 टर्म्स है। क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो तीसरा टर्म है वो शुरू से तीसरा टर्म है और जो 11वां और जो नवा टर्म है वो आखिरी से तीसरा टर्म है। तो क्या ये दोनों टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड हुए? मतलब इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा, ये बराबर होता है। मतलब इसको मैं a प्लस एल मान सकता हूँ, इस सम को मैं क्या मान सकता हूँ? a प्लस एल। और अगर मैं इसको a प्लस एल मान सकता हूँ तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई। S11 का फॉर्मूला क्या है? 11/2 a प्लस एल। और a प्लस एल की वैल्यू 8 दे रखी है मेरे को। a प्लस एल की वैल्यू क्या दे रखी है? 8। तो आंसर हो गया मेरा 44। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 44। सो रिमेंबर दिस ट्रिक, कभी भी अगर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड दिया है तो आप उसको a प्लस एल की जगह डाल सकते हैं। अब हर बार क्या हमें ये लिखने की जरूरत है? नहीं है। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि जो दो टर्म्स है जो ऐड कर रखे हैं उसमें, जिनका सम दे रखा है, उनके सबस्क्रिप्ट्स का सम कितना है, वो इस नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपको 11 टर्म्स का सम चाहिए तो सबस्क्रिप्ट्स का सम 12 होना चाहिए। देखो सबस्क्रिप्ट का सम 12 है कि नहीं? 3 + 9 12, ठीक है। इसकी जगह वो मेरे को मान लो ऐसा देता t2 + t10 तो भी मैं ले लेता, क्योंकि इनमें भी सबस्क्रिप्ट्स का सम 12 है। वो मेरे को ऐसा देता t4 + t8 तो भी मैं ले लेता, क्योंकि सबस्क्रिप्ट्स का सम 12 है। यानी जिन भी सबस्क्रिप्ट्स का सम 12 होगा उनसे मेरे को 11 टर्म्स का सम मिल जाएगा। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6n² + 6n। अभी आपको क्या दे रखा है? Sn दे रखा है। कितना दे रखा है अभी? 6n² + 6n, ठीक है, ये एपी। अभी एक ट्रिक फिर से आई। क्या ट्रिक आई? कि अगर मेरे को पता है कि मेरा जो Sn है, ठीक है, Sn जो मेरे को दे रखा है, Sn दे रखा है मतलब Sn मेरे को पता है कि हमेशा क्वाड्रेटिक होगा। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एपी के लिए Sn हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो d होता है कॉमन डिफरेंस, वो 2 × कोएफिशिएंट ऑफ n² होता है। जो ट्रिक मैं यहाँ यूज करूंगा वो क्या है कि जो भी मेरे n² का कोएफिशिएंट होगा ना, उसका डबल करने पे मेरे को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। और a जो होगा फर्स्ट टर्म, वो 1 n = 1 रखने पे आ जाएगा। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को 1 डालूंगा और d निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n² करूंगा। ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो आपको दिख गया कि क्वाड्रेटिक है मतलब एपी एक है, उसने तो दे ही रखा है एपी है। नहीं भी देता तो भी हमें पता है कि अगर सम क्वाड्रेटिक है मतलब सीरीज एपी है। अभी इसका मैं d निकालूंगा। व्हाट इज द n² कोएफिशिएंट? 6। तो 6 को 2 से गुणा करना है, कितना आया भाई? 12। तो आपका कॉमन डिफरेंस तो 12 आ गया। अब मेरे को चाहिए a। फर्स्ट टर्म के लिए मेरे को क्या करना है? n को 1 रखना है। अब देखो अगर मैं n को 1 रखूं, किसमें? इसी में, Sn में, तो मेरे पास क्या आता है? 6 + 6 वो भी 12 आता है, ठीक है क्या? यानी फर्स्ट टर्म भी 12, कॉमन डिफरेंस भी 12। उसने पूछा है फोर्थ टर्म निकालो भाई सीरीज का। तो अब आपको पता है कि t4 क्या होता है एपी में? एपी में t4 क्या होता है? a + 3d। a कितना है? 12। 3 × d कितना है? 12। तो 12 + 36, क्या आंसर आया? 48। So the correct answer of this question will be option C, which is 48. So it becomes very easy with this trick. Clear? Let's go to the last question, question number 10. If the numbers x, y, z are in GP, then the numbers x² + y² xy + yz y² + z² are in
इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये इसमें है तो वो किस में होंगे, इनमें मान के करना बेस्ट होता है, बिकॉज ये जनरल सवाल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक जीपी मान लो एक्स वाई जेड। तो ऑफकोर्स मैं तो अपनी सिंपलेस्ट जीपी मानूंगा, सिंपलेस्ट जीपी मेरी होती है 1 2 4, वो मान लिया मैंने, मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 4। अब वो जो मेरे से बोल रहा हूँ उन नंबर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स वाई यानी 1 इंटू 2, वाई जेड यानी 2 इंटू 4, वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। जरा निकालो भाई कितना है, ये 4 और 1 5, ये 8 और 2 10, ये 16 और 4 20। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, 5 10 20 कौन सी सीरीज बनी? 5 10 20, क्या ये जीपी बनी या नहीं बनी? बनी, क्योंकि ये देखो इंटू 2 करने पे आया, ये भी इंटू 2 करने पे आया, मतलब कॉमन रेशियो आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, तो सीरीज कौन सी होती है? जीपी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Okay, so I hope you've understood the 10 questions. See you in the next video with another 10 questions from series, sequences and progressions. Till then, keep learning.